हैदराबाद हाउस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अहम शिखर वार्ता खत्म हो गई है। ये वार्ता करीब 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान चीनी सैनिकों की घुसपैठ समेत सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। इस वार्ता के दौरान कुल 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें कैलाश मानसरोवर के लिए नया रूट खोलने, 5 सालों के दौरान अर्थव्यवस्था में सुधार के तहत दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने पर समझौता हुआ। साथ ही रेलवे को मजबूत करने, अंतरिक्ष, आयात निर्यात, ऑडियो वीडियो और मीडिया, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, सिनेमा के क्षेत्रों पर करार हुआ है। कहा गया है कि वीजा विवाद और सीमा पार की नदियों से जुड़े विवाद भी सुलझाए जाएंगे। हालांकि इस पर अब पुख्ता तौर पर कोई बात नहीं हुई है। इन सबके बीच मुंबई को शंघाई की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र में चीन 2 इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा। चेन्नई मैसूर वाया बेंगलुरु हाई स्पीड रेल रूट बनाने पर भी समझौता हुआ है। रेलवे के आधुनिकीकरण पर भी बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय कंपनियों के चीन में विस्तार के लिए वहां की सरकार रास्ते बनाए। इन सबके बीच चीन ने 2015 को विजिट इंडिया एयर घोषित किया है। 2016 को विजिट चीन घोषित किया गया है। कस्टम नीति को आसान बनाने पर भी सहमति हुई है। दोनों देशों के बीच उभरते बाजार हैं दोनों, भारत हो या चीन। ये शी जिनपिंग ने कहा है अपने संबोधन में। जाहिर तौर पर एक बड़ा बाजार है, बड़ा मार्केट है भारत चीन के लिए। अंतरिक्ष, विज्ञान, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक सहयोग पर भी बातचीत हुई है। और भारत के 1500 शिक्षक चीन जाएंगे, चीन के 500 शिक्षक भारत जाएंगे। दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ता लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच शिखर वार्ता चली है। और अगले 5 सालों में $20 बिलियन का निवेश करेगा चीन भारत में। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करेंगे, ये अपने संबोधन के दौरान दोनों ने कहा। आज सुबह ही दिल्ली आए हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। कल अहमदाबाद पहुंचे थे वो। अगर 12 करार की बात करें तो सांस्कृतिक साझेदारी बढ़ाने को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। कुल 12 मुद्दे बताए जा रहे हैं जिन पर करार हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए रूट बनाने पर समझौता हुआ है। भारत और चीन के बीच रेलवे के विकास पर समझौता हुआ है। ऑडियो विजुअल पर भी समझौता हुआ है। ऑडियो वीडियो मीडिया पर समझौता हुआ है भारत और चीन के बीच। आर्थिक व्यापार के लिए 5 साल का करार, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, $20 बिलियन का ये करार हुआ है। विकास के लिए दोनों देश साझेदारी बढ़ाने को तैयार हैं, अग्रसर हैं दोनों ही देश। पांच साल की आर्थिक नीति पर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। कस्टम को आसान करने को लेकर समझौता हुआ है। चीन गुजरात में और महाराष्ट्र दोनों ही जगह इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा। चीन से स्पेस रिसर्च पर भी समझौता हुआ है। भारत में 2 चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क बनाने पर समझौता हुआ है। गुजरात और महाराष्ट्र में ये 2 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे जिन पर करार हुआ है शिखर वार्ता के दौरान। और दोनों देशों के बीच पर्यटन बढ़ाने को लेकर भी समझौता हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, भारत हो या चीन, दोनों ही देशों में। ऐसे में पर्यटन को लेकर भी समझौता। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के बीच कॉरिडोर बनेगा, ये भी तय हुआ है आज हुई शिखर वार्ता में। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुमार गौरव, मेरे सहयोगी हैं जो इस वक्त हैदराबाद हाउस के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। आप पहले गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, पर्यटन के लिहाज से भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है कि दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए।
देखिए, जाहिर तौर पे ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है और सबसे पहले अगर डिप्लोमेसी में अगर आपको करीब आना है तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाया जाता है, यानी जनता से जनता का संवाद। भारत की जनता और चीन की जनता, यानी कि लोगों का आना जाना एक दूसरे देशों में ज़्यादा होता है और इसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट कहते हैं। और ये देखिए, ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली इस बार ये कोई फैसला हुआ है। मोटे तौर पर ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहता है और इस तरह के समझौते होते रहते हैं। देखिए, अगर नए फैसलों की अगर बात कर ली जाए तो नए फैसलों में जो सालाना 4 गुना जो इन्वेस्टमेंट की बात कही है, 4 गुना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है चीन ने, वो एक नया फैसला है। जो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस हैं उस पर स्पीड बढ़ाने के में जो भारत की मदद करेगा, ये एक नया फैसला है। इसके अलावा आर्थिक नीति पर जो सहयोग हुई है, ये एक नया फैसला है। और चौथा, आम लोगों से जुड़ा है, जो श्रद्धालु हैं, जो मानसरोवर यात्रा करने जाते हैं, उनके लिए नए रूट खोलने की जो बात हुई है। ये 4 महत्वपूर्ण फैसले हैं। बाकी जो भी फैसले हुए हैं वो एक तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि अमूमन जब भी डेलीगेशन आता है या जाता है तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और आगे फिर उसको किया जाता है और फिर आगे उसे एक्सटेंड किया जाता है। तो ये जो 4 फैसले मैंने बताए वो महत्वपूर्ण है। हाँ, भारत की इच्छा थी कि एक बड़ा हिस्सा जो $500 मिलियन जो चीन आने वाले 5 सालों में कई दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत चाहता था कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करे चीन। उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ट्रेड था, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट था, उसको 4 गुना करने में नरेंद्र मोदी सफल रहे हैं। अब $20 मिलियन चीन आने वाले 5 सालों में भारत में इन्वेस्ट करेगा। अगर पहले के हिसाब से देखा जाता तो $5 मिलियन चीन भारत में इन्वेस्ट करता। तो ये एक बड़ी सफलता है कि कुछ आया, लेकिन हाँ, जितनी उम्मीद थी उतना सब कुछ नहीं आया। जी अजीत, अगर भारतीय कंपनियों की बात करें तो चीन में उनके विस्तार के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वहां की सरकार काम करे इसके लिए। जी देखिए, अगर चीन के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय कंपनियां, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वो इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करें, तो चीन से पीछे हैं। चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाइना का सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसे में भारतीय कंपनियां फिलहाल चीन की कंपनियों के मुकाबले कमज़ोर ही मानी जाएंगी। लेकिन एक कोशिश ज़रूर की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि भारत से भी जो भारत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है उसको चीन भेजा जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो व्यापार संतुलन है वो चीन के पक्ष में है और भारत के करीब लगभग $40 बिलियन के आसपास भारत में व्यापार घाटा बना रहता है। निश्चित रूप से चीन कहा जाए, चूंकि वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है और भारत कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी है, तो इस मामले में चीन भारत पर भारी है। लेकिन कोशिश जरूर है सरकार की कि निवेश हो और निवेश के जरिए एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। चीन से उम्मीद थी कि लगभग $300 बिलियन का निवेश चीन भारत में करेगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ $20 बिलियन का निवेश की समझौते हुए हैं। एक तरह से कहा जाए कि एक दहाई हिस्सा की सहमति बनी है। इससे ज़्यादा तो भारत और जापान के बीच में यानी लगभग $35 बिलियन का समझौता हुआ है। कहीं न कहीं ये दिखाई देता है कि दोनों देशों के रिश्तों में जो जिस तरह से कल स्वागत हुआ अहमदाबाद में आकर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और स्वागत के लिए गए। जो उम्मीद थी चीन के साथ कि वो करार होंगे, वो निवेश के लिए वो पैसा आएगा, वो उम्मीद फिलहाल पूरी नहीं हुई है। वैसे भी चाइना को अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है चाइना का। लगभग 4000 अरब डॉलर चाइना के पास हैं। और जिस तरह गौरव ने भी कहा कि लगभग $500 बिलियन चीन चाहता है कि वो दुनिया में निवेश करे और अपने व्यापार को बढ़ावा दे। लेकिन भारत में उसे लगता है कि भारत जापान के ज़्यादा करीब हो गया है, हो सकता है भारत अमेरिका के भी ज़्यादा करीब हो जाए। तो ऐसे में चाइना उन सभी को लेकर असहज है और लिहाजा वो बातचीत में भी दिखाई पड़ा, शिखर वार्ता में भी दिखाई पड़ा कि जो उम्मीद थी, चाहे वो रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, जो निवेश चाइना से उम्मीद थी वो निवेश नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सीमा विवाद भी काफी जो चर्चा में रहा, इस पर भी बात। गौरव, अगर रेलवे के आधुनिकीकरण की बात करें तो कितना संतोषजनक रहा दोनों देशों के बीच हुआ समझौता? देखिए, जाहिर तौर पे भारत के लिहाज से अगर रेलवे के आधुनिकीकरण की बात करें तो ये संतोषप्रद है। हाँ, चीन के लिए असंतोष करने वाला ये जरूर है। चीन भारत में हाई स्पीड ट्रेन बेचना चाहता था। यानी कि 2 बुलेट ट्रेन चीन भारत को तत्काल बेचना चाहता था, लेकिन शायद
बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि भारत को जापानी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा है और जो पहली रेलवे लाइन उसे चलानी है बुलेट ट्रेन की, वो अहमदाबाद से मुंबई, उस रूट के लिए उसने एक तरीके से बिडिंग अभी नहीं हुई है, लेकिन चीन को ही सपोर्ट कर रहा है भारत। तो मोटे तौर पे जो चीन की इच्छा थी कि वो बुलेट ट्रेन में भारत में इन्वेस्ट करे और तत्काल कम से कम 2 बुलेट ट्रेन भारत को सप्लाई करे, उसके लिए भारत अग्री नहीं किया क्योंकि उसकी जो बनावट है, उसकी जो सिक्योरिटी है, वो भारत जो चाहता है, भारत ने जिस मॉडल को पसंद किया है उसके हिसाब से वो फिट नहीं बैठता। इसलिए यहाँ पे चीन को रेलवे के क्षेत्र में वो ज़्यादा निवेश करना चाहता था, लेकिन उसमें चीन को सफलता नहीं मिली है और शायद यही वजह है कि इसका असर कई दूसरे क्षेत्रों में देखने को मिला है। अगर भारत हो सकता है बुलेट ट्रेन के लिए चीन को हामी भरता, तो हो सकता है बाकी और क्षेत्रों में चीन अपने निवेश को और बढ़ाता। जी, अगर हम वहां की मुंबई की बात अगर हम करते हैं अजीत, तो मुंबई का विकास होगा। अब शंघाई की तर्ज पर पहले क्योटो का विकास हुआ था, माफ कीजिएगा, वाराणसी के विकास की बात हुई थी क्योटो की तर्ज पर जब जापान गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, क्योंकि चाइना में अगर देखा जाए तो पिछले कई दशकों से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर सत्ता में है और कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि जो निर्णय वो ले लेते हैं उसे लागू करते हैं। और शंघाई के बारे में या अन्य बीजिंग के बारे में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में वहाँ पर विकास हुआ है, जिस तरह से पूरे शहर को विकसित किया गया है, पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं बनता है। जहाँ तक मुंबई की बात करें तो मुंबई अभी भी काफ़ी बड़े इलाके में अगर कहा जाए तो वहाँ पर संभावना है शहर को विकसित करने में और एक अच्छा शहर बसाने में। और शायद यही वजह है कि सरकार की कोशिश है कि जिस तरह से शंघाई को बदल दिया गया है चीन ने, वो मुंबई में भी उसका असर दिखाई पड़े टेक्नोलॉजी के सहारे और जो मुंबई है उसकी तस्वीर बदल दी जाए। तो इस संबंध में समझौते जरूर हुए, लेकिन मुंबई चूँकि इतना लंबे क्षेत्र में फैला हुआ शहर है कि बहुत कोशिशें होती रही लेकिन बहुत अमल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये समझौता हुआ तो उम्मीद यही की जाएगी कि शायद मुंबई की तस्वीर बदले। जहां तक जापानी टेक्नोलॉजी की बात रही तो निश्चित रूप से जापान छोटा देश जरूर है, लेकिन चीन से ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी जापान के पास है। और यही वजह है कि कहीं न कहीं भारत ने एक तरह से जोर दिया जापानी टेक्नोलॉजी को लेकर, न कि चीन की टेक्नोलॉजी को लेकर। जहाँ तक बुलेट ट्रेन की बात रही, बुलेट ट्रेन पे भी जापान की टेक्नोलॉजी की, जो कि मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है, इसलिए उसे बिडिंग के लिए चाहे समझौते किए गए हैं। और अगले कुछ सालों में उम्मीद यही है कि जापानी टेक्नोलॉजी वाली बुलेट ट्रेन इस देश में दौड़ती दिखाई पड़ेगी। लेकिन चीन से और भी उम्मीद थी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसमें काफ़ी उम्मीद थी कि पोर्ट्स बनाने में, सड़कें बनाने में, बिजली बनाने में चीन सहयोग करता। नदियों के संदर्भ में जो चर्चा ये कही जा रही थी कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन से आती है, उसका सारा पानी चीन डाइवर्ट कर देता है और जो पानी भारत में आना चाहिए वो नहीं आ पाता, उस पर भी कोई समझौता नहीं हो पाया। साथ ही साथ सीमा विवाद को लेकर जिस तरह से चीन ने साफ किया है कि वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको चीन मान्यता नहीं देता। तो कहीं ना कहीं कई मुद्दे ऐसे रहे हैं जिसको लेकर गतिरोध बना हुआ है और जो उम्मीद समझौते के तहत होनी चाहिए थी इस बातचीत में, खास करके। चलिए अजीत, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। गौरव, आपका भी तमाम जानकारी के लिए। शिखर वार्ता खत्म हो चुकी है, 12 बड़े समझौते हुए हैं, लेकिन जो बड़ा मसला सीमा विवाद का था वो उस पर अभी भी गतिरोध बरकरार है, उस पर सकारात्मक तौर पर बातचीत नहीं हो पाई। हालांकि भारत ने अपना पक्ष रखने का भरपूर प्रयास किया है। एक छोटा सा ब्रेक, जो लौट रहे हैं। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। आज की जरूरत करें सुरक्षित अपने आप को। Z+ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और गाड़ियों के संग कॉल करें 9719191919। Z+ आपका सुरक्षा कवच।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में आज आरएलडी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। मामला दिल्ली में अजीत सिंह की कोठी को जबरदस्ती खाली कराए जाने का था, जिसके विरोध में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने पहले मुरादनगर से दिल्ली जाने वाले पानी की सप्लाई बंद की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झड़प की, पुलिस के साथ किस तरह से आरएलडी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। इसके बाद मुजफ्फरनगर से सैकड़ों की तादाद में आरएलडी कार्यकर्ता मुरादनगर के लिए कूच करते नजर आए। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की, जिन्हें आरएलडी कार्यकर्ताओं ने तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धमकी दी है कि जिस तरह से अजीत सिंह की कोठी का बिजली पानी काटा गया है, उसी तरह से वो मुरादनगर से गुजरने वाली नहर को काटकर दिल्ली की पानी सप्लाई बंद कर देंगे। मुरादनगर की गंग नहर का वाटर रेगुलेटर बंद किया इन आरएलडी कार्यकर्ताओं ने। देखिए, ये इस मकान से लाखों करोड़ों किसानों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सन 78 में चौधरी साहब इस मकान में शिफ्ट हुए थे और चौधरी साहब जाने जाते हैं, सब जानते हैं कि किसान नेता थे। और अभी भी पिछले 36 सालों में, जबकि जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, पिछले 10-15 सालों में भी कोई भी किसान, आंध्रा का भी किसान आएगा, तमिलनाडु की यूनियन के किसान आएंगे, यहाँ जरूर आते हैं। तो एक भावना जुड़ी हुई है और लोग चाहते हैं कि एक स्मृति भवन यहाँ चौधरी साहब की यादगार के लिए बनना चाहिए। अभी उनके लिए बना है, क्या नाम था उनका, काशीराम जी के लिए है, जगजीवन राम जी के लिए है। अच्छी बात है, बनना चाहिए। और लाल बहादुर शास्त्री का भी है, और पिछले कुछ सालों में ही हुआ है ये सब। तो ये लोगों की भावना है और मेरा मानना है कि सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए। Sir, how do you overall look into this incident of the protest that is going on, whether it's on electricity bill or how do you relate into this? नहीं, ये तो देखिए गुस्सा लोगों को है कि जिस तरह से यहाँ व्यवहार हुआ। मैं जानता हूँ कि मैं इस मकान में रहने का हकदार नहीं हूँ, मैं एमपी नहीं हूँ, और मैंने उनको बता दिया था 9 तारीख को कि मैं 10, 15, 24, 25 तक शिफ्ट कर दूंगा। इसके बाद बिजली काटना और ये हुआ, उससे लोगों में गुस्सा है। लेकिन असली कारण यही है कि वो यहाँ आते रहे हैं, इस मकान को चौधरी साहब के नाम से एसोसिएट करते रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको ये अधिकार बना रहे, बाद में भी उनके यहाँ स्मृति भवन बन जाए तो वो इस मकान में आते रहें और अपने बैठ के बात करना, किसानों की समस्याओं को उठाना, वो होता रहे। तो अजीत सिंह को सुना आपने, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो जानते हैं कि उनका इस मकान पर हक नहीं है, सरकारी क्वार्टर है ये, जो कि मंत्रियों और सांसदों को दिया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव वीडियो संवाददाता इमरान। इमरान, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अभी प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता आरएलडी के? यहाँ पे सारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन पूरा जोरदार चल रहा है। यहाँ पे किसानों पे भी इन्होंने रबड़ की गोलियों से फायरिंग हुई, किसानों ने भी पुलिस पे पथराव करा है। और यहाँ पे इस टाइम पूरी स्थिति है, पानी को लेके कभी भी कब्जा करके दिल्ली के पानी की सप्लाई ये बंद कर सकते हैं किसान यहाँ पे। और प्रशासन भी किसानों का आगे नतमस्तक होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसानों का कहना यह है कि चौधरी चरण सिंह उनके राष्ट्रीय नेता रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। उनका 18 तुगलक रोड एक स्मारक के अंदर होना चाहिए। अगर वहां पे कोई जाति होगी तो दिल्ली का पानी बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहेगा। और नरेंद्र मोदी की सरकार इसके बाद ऐसा कोई गलत काम करेगी तो उस पर का घनघोर प्रदर्शन करा जाएगा। इमरान, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जबरदस्त झड़प हो रही है, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है, क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं इसमें? देखिए, जहाँ तक बात करी जाए तो पुलिस के कम से कम 3 दर्जन के से ज्यादा अधिकारी यहाँ पे घायल हुए। विजयनगर थाना पर था, उसका एसओ पूरी तरह जख्मी है। एसएसपी को भी यहाँ पे पत्थर किसानों के लगे हैं। और जिस तरीके से पता जाता है कि 3 दर्जन से ज्यादा यहाँ पे इस टाइम पुलिसकर्मी घायल हैं, उसी की तरह यहाँ पे किसानों को भी घायल है। जो खुद यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल के विधायक रहे हैं सुदेश शर्मा, उनके भी पैर के अंदर फ्रैक्चर बताया जा रहा है। इस पुलिस की झड़प के अंदर, लाठीचार्ज के अंदर उनका पैर भी जख्मी हुआ है। इमरान, पुलिस प्रशासन से क्या बातचीत हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है, कब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा, किस तरह से काबू किया जा रहा है इस पर? देखिए, जहां तक बात करी जा रही है तो प्रशासन पूरा लगा हुआ। भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत, उनसे
उनसे अधिकारियों की वार्ता जारी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल के आया है, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला, केंद्र सरकार जब तक बिजली पानी वहाँ पे 18 तुगलक रोड पे चालू नहीं करेगी, ये किसान यहाँ से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और इन्होंने दिल्ली के ऊपर कह रहे हैं कि जब तक हम भी पानी बंद करके रखेंगे, जब तक 18 तुगलक रोड पे पानी की और बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो जाएगी। इमरान, कितनी तादाद में आरएलडी के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा है? देखिए, बात करी जाए यहाँ पे भीड़ को लेकर तो हजारों की तादाद में यहाँ पे किसान है, और जबकि ये हुआ था कि इन्होंने देहरादून, ये दादरी के आने वाले किसान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने किसान थे उनको उन्हीं के जिलों पर रोका गया। उसके बावजूद यहाँ पे हजारों की संख्या में किसान है, और ये आंदोलन उग्र रूप न ले ले, इसलिए कई राज्यों की फोर्स, कई थानों की फोर्स इस पर लगाई गई है। क्या कुछ और जगहों पर भी प्रदर्शन चल रहा है इमरान? देखिए, यहाँ तक जितने लोग आ गए थे उनको वहीं से हिरासत में लिया गया है। दादरी के अंदर की सूचना है, यहाँ पे मेरठ के जो किसान आ रहे थे उनको रोका गया है। जो गाजियाबाद जिलाध्यक्ष थे उनको भी उनके घर में नजरबंद किया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पे किसान पहुंचे हैं, और नेशनल 24/58 पूरे जाम की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है फिलहाल। चलिए इमरान, शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट और जानकारी के लिए। आरएलडी कार्यकर्ताओं को वाटर रेगुलेटर पर कब्जा है, लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस भी बल प्रयोग कर रही है, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मामला पूरी तरह से कब सुलझेगा इस बाबत कुछ पता नहीं चला है। एक छोटा सा ब्रेक जो लौट रहे हैं। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। जिंदगी की ओर दो कदम, जिंदगी की ओर चलो चले। दो कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर। लाइव इंडिया समृद्धि जीवन 26 सितंबर को हो रहा है। ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, उल्टा ये आपके लिए अच्छा है। रक्तदान करें, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाने में सहयोग करें। 26 सितंबर को लाइव इंडिया की मुहिम का हिस्सा बने, अपना ब्लड डोनेट करके किसी की जिंदगी बचाइए। मुंबई में हमारे प्यारे मुंबईया मच्छर कितना खून चूसते हैं हमारा, उससे तो बेहतर यही है कि हम जाके खून डोनेट करके आएं, किसी अच्छे इंसान के काम तो आ जाए। 26 सितंबर, डोंट लेट द मस्कीटो सक योर ब्लड, डोनेट इट। लाइव इंडिया और समृद्धि जीवन बहुत ही अच्छे कॉज के लिए वर्क कर रहे हैं। वो ब्लड डोनेशन कॉज है, और आई थिंक हम सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे हमें कोई लॉस नहीं होता। प्लीज़ सभी लोगों से यही विनती है कि जाके ब्लड डोनेट कीजिए, और जिससे आपकी खून की ज़रूरत है उसे तो मिले, उसे जीवन में कुछ और पल जीने के मिले। लाइव इंडिया समृद्धि जीवन 26 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर ब्लड डोनेट करें और इस नोबल कॉज में सहयोग दें। चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर दो कदम, जिंदगी की ओर चलो चले। दो कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर।
को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, भारत चीन शिखर वार्ता में उठा घुसपैठ का मुद्दा। दोनों देशों ने कहा सीमा विवाद सुलझाना जरूरी। एलएसी विवाद सुलझाने को लेकर भी हुई बात। कैलाश मानसरोवर के लिए खुलेगा नया रास्ता। बारिश के मौसम में भी हो सकेंगे दर्शन। दोनों देशों के बीच वीजा नियमों और सीमा पार की नदियों को लेकर हुई चर्चा। बारह समझौतों पर बनी बात। रेल, दवा, संस्कृति और अंतरिक्ष जैसे कई मुद्दों पर बनी सहमति। भारत, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जिनपिंग ने मोदी को दिया चीन आने का न्योता। 2015 विजिट इंडिया ईयर घोषित। 2016 होगा विजिट चाइना ईयर। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर आज समझौते के आसार। कांग्रेस आलाकमान से पवार करेंगे बात। बीजेपी शिवसेना में अब तक नहीं बनी बात। शाह ने किया चुनाव प्रचार का आगाज। अमित शाह ने कश्मीर समस्या के लिए नेहरू को ठहराया जिम्मेदार। एनसीपी ने बताई बकवास। बीजेपी ने किया बयान का समर्थन। अजीत सिंह का बंगला खाली कराने पर भड़के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान। दिल्ली की पानी सप्लाई रोकने की कोशिश। किसान यूनियन के प्रदर्शन में हिंसक झड़प। 3 दर्जन किसान घायल। सीवीसी की नियुक्ति पर फिलहाल केंद्र ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कम पारदर्शिता पर केंद्र से मांगा था जवाब। कहा सभी को मिले मौका। ब्रिटेन के साथ रिश्तों को लेकर स्कॉटलैंड में